नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM टीवी। गए हफ्ते हम आपसे जुड़े थे हमारी नई NEP 2020 को लेकर और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले और हफ्ते अभी हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते रहेंगे। तो आज फिर NEP 2020 के बारे में हम बात जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एपिसोड में जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने जो फाउंडेशन स्टेज थी उन पे एम्फेसिस करते हुए हमें उसके बारे में बताया। अब उसके आगे के जितने भी स्टेजेस हैं हम उसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर दीप्ति ओझा। दीप्ति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दीप्ति मैम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के रह चुके हैं, जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का बहुत ही माना हुआ हिस्सा है। बहुत सालों से मैम अपने इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। काफ़ी सारी डिग्रीज मैम के बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भर्ती हैं और आप सभी बड़ौदा वासी जो हैं मैम को बखूबी जानते भी होंगे क्योंकि मैम के अंडर काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़े, उनमें से मैं खुद एक हूँ जिन्होंने इनके अंडर पढ़ाई की है। तो आज का जो ये टॉपिक है NEP का, वो हम जो उसका सेकेंड लेवल है यानी कि प्रिपरेटरी लेवल, उसके बाद जो मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल, ये तीनों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दीप्ति मैम आपके साथ कि आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो पहले 10+2 का था और अब 5+3+3+3 का जो बना है, ये बदलाव क्यों ज़रूरी था? ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। शायद हम लोग ने इसके आगे कदम बनाना शुरू भी कर दिया था जी, पर ये स्ट्रक्चर आने से हम लोग एक तो यूनिवर्सल इक्विटी में चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल वी आर कमिंग टू एन इक्विटी, तो वो एक भी है। तो एक वी वांट टू एंश्योर कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो, मतलब यहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ने जाए, वहाँ का बच्चा यहाँ आए, इक्विवेलेंट स्टडीज हो। तो ये स्ट्रक्चर बदलने के पीछे वो एक बड़ा योगदान है जी। कि इससे हमारे 12 इयर्स ऑफ टीचिंग प्लस 3 इयर्स ऑफ ये, इससे 15 साल का एक पूरा स्कूलिंग हो जाता है, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन होगा जो यूनिवर्सल ग्लोबली एक जैसा होगा। तो ये एक सबसे बड़ा मकसद था जी। दूसरा दूसरा भी था, जैसे अभी अलग अलग क्षेत्र में बहुत स्पेशलाइज कौशल्य की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है। तो हमारा जो सिलेबस है अभी का, उसमें थोड़ा एडिशन स्किल बेस्ड टीचिंग का है। राइट। और स्किल बेस्ड टीचिंग देना है तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल टीचिंग होना चाहिए। तो ये सबको जो ऐड करना था, तो जब भी कुछ ऐड करते हैं ना, तो जो होता है उसमें बढ़ावा आ जाता है, तो लोडिंग होता है। तो ये लोडिंग करने की जगह पे पूरी अपनी स्कूल सिस्टम को उसने अलग अलग हिस्से में और बेसिकली साइकोलॉजिकली डेवलपमेंटल स्टेप के हिसाब से, आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारे PIJ ने बहुत अच्छा 4 डिवीजन दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो आपने जो लास्ट फाउंडेशनल कोर्स के बारे में पढ़ा है, वहाँ ज़्यादातर अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन आ रहे थे। बिल्कुल। हाँ, जहाँ लैंग्वेज उनका मेजर रोल था कि वो लोग दे कैन मास्टर इन लैंग्वेज, वो गोल्डन पीरियड ऑफ लैंग्वेज था। अभी जो पीछे के स्टेज हम पढ़ेंगे, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी, उसमें इन्हीं बच्चों में प्री वोकेशनल स्किल्स पढ़ाना शुरू करना है। करेक्ट। तब जाके सेकेंडरी में थोड़ा वोकेशनल इनपुट्स भी देंगे। राइट। सो अल्टीमेटली जब वो लोग 12 पास करके निकलेंगे तो दे हैव गॉट सम स्किल्स, उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स रहेंगे कि वो अपनी या तो हॉबी बनाए या बिजनेस बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप ले। अब तो जमाना आ गया है अपना एंटरप्रेन्योरशिप्स का, तो वो कर सकेंगे, साथ में डिग्रीज भी कर सकेंगे और हायर एजुकेशन में एक स्किल बेस्ड लीडर होके बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की गई है ये नए स्ट्रक्चर में, कि उनका बौद्धिक विकास जरूर होगा, पर बौद्धिक के साथ सामाजिक विकास, क्योंकि कभी हम बाद में देखेंगे कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ओर जाते हैं, इससे एम्पैथी बढ़ेगी जी, एक दूसरे को पहचानेंगे। बिल्कुल। फिर एक्टिविटी बेस्ड करेंगे तो वो फील्ड में जाएंगे तो डिग्निटी ऑफ लेबर सीखेंगे। इस तरह से जब साथ में टीम वर्क काम करेंगे तो कोलैबोरेशन करेंगे। इस तरह से अलग अलग स्किल्स जो हम चाहते हैं कि वो सीखे, तो अभी एक्सपीरियंस देना है उनको।
और वो एक्सपीरियंस लेके लेके जब वो बचपन से ये करते करते आएंगे ना, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ देम, वो उन्हीं का हिस्सा बन जाएगा। वेरी ट्रू। तो एक बहुत ही रिप्रोडक्टिव, एक प्रोडक्टिव सिटीजन, जो सच माने में एक बहुत ही सक्षम सिटीजन होके बाहर आएगा। करेक्ट। क्योंकि हम लोग तो वोटिंग राइट 18 को दे दिया, तो स्कूल से निकलते वो तो वोटर बन गया है जी। तो वोटर बनेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, सब तो ये इनपुट्स भी है। राइट। और एक अच्छे लीडर की सब क्वालिटी, फिर वो लीडर ही करे या अपने क्षेत्र में इनिशिएशन लेके अच्छा काम करे, जो भी करे, पर वो अपने आप को सक्षम बने, कॉन्फिडेंस बनाए, और बाहर जब निकलता है तो ये पूरा एक होलिस्टिक मॉडल बनाने की कोशिश की है। और इसको पार्ट 4 भाग इससे बनाया है कि हर एक लेवल पर एक कंटिन्यूस असेसमेंट हो जी, सिर्फ 10th और 12th ग्रेड नहीं जी, मगर हर एक की स्टेजेस है। जैसे सेकेंड स्टैंडर्ड से वो 3 में आता है जी, तो 3 3rd स्टैंडर्ड में आता है, तो उनके इनपुट्स और आउटपुट्स इक्विवेलेंट टू हिज डेवलपमेंट। करेक्ट। फिर जब 3 4 5 होके 6 में आएगा, तो वापस 6 टाइम में करेंगे। बिल्कुल। हाँ, फिर 9th में आएगा तो 8th के एंड में करेंगे। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन नहीं, असेसमेंट, मूल्यांकन होता चलेगा। वो खुद भी मूल्यांकन करेगा, पीयर ग्रुप मूल्यांकन करेंगे क्योंकि साथ में काम करने वाले हैं, टीचर भी मूल्यांकन करेगा, और इसके साथ साथ समाज में, क्योंकि ये लोग स्कूल छोड़ अभी समाज में जाएंगे, बिल्कुल, तो समाज भी उनको देखेगा कि वो लोग भी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक एटीट्यूडनल चेंज आना शुरू होगा। वेरी ट्रू। क्योंकि कोई भी सिस्टम जब इतनी ड्रास्टिकली चेंज होने की बात करे ना, तो एटीट्यूडनल चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन में जा रहे हैं जी, तो ये भी एटीट्यूडनल है। बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ पढ़ने वाला बिल्कुल आपके जैसे सामान्य ही है, मगर उनकी स्किल में कुछ ज़्यादा है तो कुछ बहुत कम है। करेक्ट। तो वो आपके साथ रहने वाला है, तो एम्पैथी आप कैसे करोगे, संभाव कैसे रखोगे जी। बोलना बहुत आसान होता है, मगर उसको लेके 4 बार पीटी के क्लास में जाना या कहीं खेलने लेके जाना या उसकी पढ़ाई में मदद करना, तो एक अंदर से एक भाव जागृत होगा। तो एक संवेदन, इमोशनल डेवलपमेंट को भी इधर बहुत ही होलिस्टिकली इसको देखा गया है। वेरी ट्रू। दीज आर मेजर सैलिएंट फीचर भी बोल सकते हैं हम इनका। बाकी तो दूसरे जैसे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हमारा देश डाइवर्स है, बिल्कुल, लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, तो इस तरह से कल्चर एक्सचेंज होगा। फिर भाषा का प्रभुत्व तो जानते ही होना चाहिए, भाषा भी हमारी इतनी सारी है, तो वहां से एक ये भारत की भाषा क्या करना है। सो बेसिकली इंडिया टू भारत, दैट्स द जर्नी। राइट। ये हमें स्वदेश, और हम सक्षम है, बस यही प्रूव करना है हर बच्चे को कि मैं खुद में सक्षम हूँ। जो भी मेरे सामने चैलेंजेस आएंगी, चुनौती आती जाएगी, मेरा एजुकेशन ऐसा रहेगा कि मैं वो चुनौती को फेस करूंगा। वेरी ट्रू। सो दिस इज द मेजर चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज इसीलिए लाए हैं कि हर एक बार आप इसको देखते देखते आगे निकालो। आई थिंक बहुत ही आइडल पॉलिसी दिख रही है मैम अभी। आई एम श्योर इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो 360 डिग्री चेंज आने वाला है इस सिस्टम में, और सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई एम श्योर आप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आपको भी ये बहुत ही सोच समझ कर इस पॉलिसी के ऊपर इतना ध्यान दर्शाया है और इसमें इनपुट्स डाले गए हैं ताकि बच्चों को होलिस्टिक जो अप्रोच मैम जिसकी बात कर रहे हैं वो मिले। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई मैम कि इवैल्यूएट नहीं हो रहा है, असेस किया जा रहा है हर स्टेज पे। और आई थिंक वो बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है ताकि वो भी समझ सके कि वो जिस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, क्या वो स्केल उसकी सही जा रही है या नहीं जा रही है, उसे कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है उसमें। तो ये हमारी जो पॉलिसी है ये हर स्टेज पर हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन की हुई है। मैम इसको ही रखते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, अब फाउंडेशन स्टेज की हमने जो बात कर ली है, फाउंडेशन स्टेज में आपको बताना चाहूँ कि 3 साल से शुरू होता है, यानी कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर। ये प्री स्कूल के 3 वर्ष और प्राइमरी स्कूल के पहले 2 वर्ष यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ये पहले 5 एकेडमिक ईयर्स जो हैं इन्हें फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सेकंड हमारा स्ट्रक्चर जहां से शुरुआत होता है, क्लास 3 ऑनवर्ड्स, जो प्रिपरेटरी लेवल है। मैम ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है
ये क्या सोचकर किया गया, और जो प्रिपरेटरी लेवल है उसमें कौन से कक्षाओं का समावेश हुआ है और क्या बदलाव मेजरली वहां पर आया है? यस, जैसे फाउंडेशन कोर्स आपने कहा 5 साल का जी। अभी जैसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बच्चे ये पढ़ ही रहे थे, पर हम लोग तभी प्री प्राइमरी अलग करके फर्स्ट ऑनवर्ड स्कूल का हिस्सा बना दिया जी। तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड को बिल्कुल प्री प्राइमरी के जैसे ऊपर जाना है, उसके पहले की क्या स्किल्स पढ़ना है वो उन लोग पढ़ लेंगे, और इट इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो ज़्यादातर वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई भी पढ़ाई या कोई भी स्किल सीखना है तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वहाँ हमें लैंग्वेज को ज़्यादा दिया है जी। ध्यान। अभी जब प्रिपरेटरी स्टेज है वो भी 3 साल का स्लैब है जी, और ये है क्लास 3 to 5 जी, एज 8 to 11। राइट। अभी ये 3 to 5 क्लास में अभी आप PIJ का मॉडल देखो तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है। ट्रू। तो ये स्टेज में बच्चा हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट करेगा, वो वहाँ से सीखेगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखेगा, ज़्यादातर बहुत से प्रिंसिपल पढ़ेगा, उसका बहुत ही अबाइड करेगा। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से सीखने के काबिल हो गया है। मतलब अभी ही इज़ रेडी कि आप जो पढ़ाओगे ना वो थोड़ा बहुत ब्लाइंडली भी सीख लेगा विद द इंटरेस्ट। तो ये एज ग्रुप में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह बिगिन करने वाला है, तो उसका जो सॉलिड बेस बनाना है ये स्टेज है। करेक्ट। और इसीलिए इसमें ज़्यादातर प्ले, डिस्कवरी अप्रोच कि आप ढूंढो ये क्या होगा, मतलब हमें डायरेक्ट उसको कुछ नहीं दे देने का है, कुछ भी बोलना है तो इसमें ब्लू पत्थर कितने हैं तो लेट हिम उसको जाने दो, समझने दो, सीखने दो जी। अच्छा तो इसमें ऐसा क्यों है। तो इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इंटीग्रेटेड बेस्ड टीचिंग, इतना जल्दी विषय नहीं आएगा, मतलब जैसे विषय तो आता रहेगा मगर ये इसकी जो खासियत है वो कोर टीचिंग पर है जी, नॉट सब्जेक्ट टीचिंग। राइट। कोर में क्या होता है, थीम आ जाता है कि यहाँ हम क्या पढ़ाएंगे, तो वो कोर टीचिंग पे है। तो कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ बहुत से इंटीग्रेटिव एक्टिविटी बेस्ड लेसन्स ज़्यादा दिए जाएंगे। राइट। क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेज मिडिल स्टेज में जाएगा ना, तब बिल्कुल कंपार्टमेंटल आ जाएगा कि साइंस है, एनवायरमेंट साइंस है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, ये आ जाएगा। पर यहाँ वो सब एक ही जैसे में सीखेगा, मगर वो एनवायरनमेंट भी सीखता है, हील गो क्लोज, बहुत नेचर के पास जाएगा, नेचर के साथ एक्टिविटी करेगा जी। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी ज़्यादा करके, और यहाँ हम जैसे कहते हैं ना कि यहाँ वो सिर्फ कॉग्निटिव रहता है ना, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी इज साइलेंट, तो यहाँ साइकोमोटर एक्टिविटी ज़्यादा करेगा जी, ताकि उसका सेंसरीज, ऑल 5 सेंसरीज बिकम एक्टिव टू मेक हिज कॉग्निशन मोर वायबल। राइट। तो वो अभी सोचना शुरू करे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में हम चाहते हैं कि वो लॉजिकल सीक्वेंसिंग करे, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट बनाते हैं। राइट। ये भी प्री वोकेशनल का हिस्सा है जी, कि कोई भी काम जब उसको खुद को करना है, वोकेशनल स्किल में जब जाएंगे तो वो कब कर पाएगा, वो रेगुलर बनेगा, पंक्चुअल रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, सोचना शुरू कर देगा, सोच के उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर एक वो आ जाएगी, इच्छा आएगी कि मुझे ये आया तो इसको कुछ तो हल होगा। ये देखना छोटे बच्चे में होता है, कोई भी कुछ तोड़ेगा तो फिर जोड़ने की कोशिश करता है, मतलब ये हमारी इन्नेट ही है। पर अब उसको इन्नेट एबिलिटी को राइट टाइम पर उस तरह का इनपुट्स देना है। राइट। ताकि बच्चे पढ़ाई के भार से बैठ ना जाए, क्योंकि हम बोले तो घायल हो जाते हैं, वो नहीं करना है हमें। राइट। तो उसको स्कूल में जाने के लिए वो तैयार रहे, इंटरेस्ट रहना चाहिए कि आज हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं तो लेट मी गो, कुछ सीख के आऊंगा। आप हर रोज ये स्ट्रक्चर में अगर इसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ तो रोज बच्चा आके एक बात नहीं बोलेगा कि मैंने आज ये सीखा। करेक्ट। और वो जो उसकी मेंटल डायरी में लिखता जाएगा कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास बहुत सारी चीज सीखी हुई मिलेगी। करेक्ट। नॉट याद की रही हुई, रोट मेमोरी नहीं, क्योंकि रोट मेमोरी में उसको पोएम याद रहता है, लेसन याद रहता है, कुछ लॉज याद रह जाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज याद रहती है, पर अब वो प्रैक्टिस करने वाला है।
करेक्ट। सो preparatory means they are preparing for higher education, preparing for higher stages of education. करेक्ट। तो इसीलिए ये प्रिपरेटरी स्टेज में उसको, जैसे आप रसोई बनाते हैं ना, तो उसका प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, हम एनविसेज कर लेते हैं कि मुझे क्या बनाना है, उनके इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, तो हम बनाने के पहले वो पूरे इंग्रेडिएंट्स आगे से तैयार करके रख देते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी, सो दैट कि लास्ट मोमेंट पर मुझे वो इंग्रेडिएंट न मिले ऐसा ना हो। करेक्ट। बस यही प्रिपरेटरी स्टेज है कि आगे उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो उसके लिए उसका मेंटल मेकअप, वो प्रिपरेशन हो रहा है। राइट। तो दैट इज द मेजर थिंग। जी। तो एक्टिविटी बेस्ड और ज्यादा वही है, सब्जेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स हालांकि चलेंगे साथ में, मगर ज्यादा इनपुट्स यहाँ पर जाएंगे। हाँ। मैम यहाँ पर ये जो पढ़ाव है उसमें मदर टंग के ऊपर भी बहुत एम्फेसिस किया गया है। कहा गया है कि बच्चों को अगर उनके मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो मदर टंग में भी इंट्रोड्यूस करने की छूट स्कूल्स के पास रहेगी, क्या कहेंगे उस बारे में? ये ऐसे भी अपनी एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से भी ये ट्रू है जी। गिजुभाई बदे का एक बड़ा नाम है जी, बहुत उन्होंने बड़ा नाम भी है। इसके ऊपर जोर दिया था, गांधी जी ने भी फोर्स दिया है जी कि मदर टंग इज अवर थिंकिंग लैंग्वेज। करेक्ट। क्योंकि हमारा जब स्कीमा बनना शुरू हुआ था ना, तब हमने मदर टंग से इनपुट्स आए थे, लिसनिंग, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो लिसनिंग कहाँ से, द फर्स्ट वर्ड कहाँ, कौन सी भाषा में गया था, तो वो हमारा पहला स्कीमा बनता जाता है। तो हमारी ये थिंकिंग लैंग्वेज है। राइट। तो जो भी हमारी थिंकिंग लैंग्वेज, बाकी की लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं पर बाकी में हम ट्रांसलेशन हमेशा करते रहते हैं जी। तो एक दूसरा प्रोसेस होता है, और इसीलिए कहते हैं कि मदर टंग में पढ़ाई किया तो उसका स्कीमा बहुत अच्छा बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा। करेक्ट। अच्छी पढ़ाई करेगा जी। और मदर टंग में पढ़ने के लिए यही है कि घर के वातावरण में भी वही भाषा बोली जाती है। करेक्ट। तो बच्चे जो पढ़ के आता है वो शेयरिंग कर पाएगा, माँ बाप के साथ उसकी चर्चा करने के अंत में कुछ लेना है तो वो वहाँ से इनपुट्स भी लेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार ये, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है तो घर में वातावरण अगर अंग्रेजी नहीं है तो बच्चे को कुछ कहना है जो वो सीख के आया है तो वो वातावरण उसको मिलता नहीं है, इनपुट्स भी वहां से इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। राइट। तो वो बेचारे को भाषा का कंफ्यूजन होता है या शेयरिंग फिर डिमोटिवेशन हो जाता है वगैरह, बहुत सारे वो है जी। तो एक ये भाषा का है, मगर एक और चैलेंज भी यहाँ आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मातृभाषा का कंसेप्ट भी बदल रहा है। बिल्कुल। अभी होम स्पीकिंग लैंग्वेज हो गया है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि मातृभाषा जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। घर में हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, या कोई ऐसी भाषा में बोला, लोकल भाषा हो सकती है कि बच्चे के लिए जो पहली भाषा वो सुनेगा ना वो उसकी मातृभाषा बन जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि पहले था मातृभाषा मतलब फैमिली लैंग्वेज जो वहां से और कई बार ऐसा भी देखा गया है मैम कि मदर टंग में पेरेंट्स आजकल बात नहीं करते हैं, इंग्लिश में ही बातचीत करना शुरू करते हैं जब से बच्चा जस्ट पैदा होता है तब से ही। तो ये बच्चे के लिए अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि सच में बहुत प्रॉब्लम होगा, मालूम नहीं है जी। क्योंकि बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज लैंग्वेज वाली है। राइट। पर जो बोला गया है कि मदर टंग में पढ़ना वो 100% सही बात सही है। करेक्ट। कि वही भाषा में अगर सीखे, और इसीलिए होम लैंग्वेज में भी सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बेसिकली यहाँ देखना है कि जो स्कूल में पढ़ता है, घर में वापस आता है, लोकल कम्युनिटी में जाता है, वो एक ही भाषा में होता है। तो वो जो पढ़ के आया ना वो अपनी भाषा में, कुदरती जो भाषा आ गई उसमें वो शेयरिंग करेगा, इनपुट्स लेगा, अपने आप को थिंकिंग कर पाएगा और वहाँ इनपुट देगा। क्योंकि कभी आपने ये भी देखा होगी कि बच्चे की लैंग्वेज घर में कुछ बहुत अलग से है, इंग्लिश इतना नहीं है या हिंदी नहीं है, तो क्लास में उसको बोलना है कुछ, पर हमेशा एक डर बैठा रहता है कि मैं अपना ओपिनियन ठीक से बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, सच या गलत उसके टेंशन नहीं है, पर वेदर आई विल बी एबल टू पुट माय वर्ड्स, एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो अगर सब जगह एक ही भाषा है तो उसका ये झिझक निकल जाएगी। करेक्ट। तो बच्चा फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जब फ्री एक्सप्रेस करेगा तो फ्री लेगा भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मातृभाषा में होना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ इसमें ये भी दिखाया गया है कि मातृभाषा है, एम्फोसिस किया है, पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी गए हैं जी। वो लोग चाहते हैं कि एक ही भाषा नहीं सीखेगा, वो लोकल लैंग्वेज भी सीखेगा, इंग्लिश
क्योंकि हायर एजुकेशन में उसको इंग्लिश इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, करेक्ट, तो वहां तक पहुंचाना तो है ही, बिल्कुल तो वो भाषा सीखेगा जी, मगर ज्यादातर इनपुट्स अगर मदर टंग में है तो वो ज्यादा अपने आप को, क्योंकि अभी उसको लाइब्रेरी में जाके पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी उसको सारी दुनिया समझनी है, बिल्कुल दुनिया सीखनी है, करेक्ट, वो भाषा वो बोले जहां से वो सब चीज समझ सके, करेक्ट, तो इसीलिए मातृभाषा को ज्यादा ध्यान दिया गया है, राइट, और होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत सही बताया, और हम इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि घर में अक्सर हम बिल्कुल ट्राई करना चाहिए एज पेरेंट्स कि हम मातृभाषा में, मदर टंग में बच्चों के साथ बात करें। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो एक पेरेंट मदर टंग और एक पेरेंट इंग्लिश में भी बात कर सकता है, अगर आप ऐसा चाहें तो। अदरवाइज बच्चे जो हैं वो यंग स्टेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस पिक कर सकते हैं और सीख लेते हैं, बहुत इजीली समझ लेते हैं। जैसे अगर बच्चा नॉर्थ इंडियन है तो गुजराती मीडियम में अगर कोई पढ़ता है बच्चा, या कोई पड़ोसी में कोई बच्चा है तो उनके साथ रहता है, खेलता है बच्चा, वो लैंग्वेज बहुत इजीली पिकअप कर लेता है। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर हमें उन्हें क्या देना है एज अ पेरेंट, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे प्रिपरेटरी लेवल के बारे में, जिसका जो स्टार्टिंग है उसकी बिगनिंग होती है क्लास 3 से क्लास 5th तक। आगे एनईपी को लेकर और भी चर्चा हम करते ही रहेंगे, इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए। आगे और 2 लेवल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और दीप्ति मैम ने काफ़ी डिटेल में प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो हमारी नई एनईपी है उसमें ये जो साल हैं क्या उसमें चेंजेस लाए गए हैं, और अगर ये इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगी तो बहुत ही फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट आपको आपके बच्चे के एजुकेशनल ग्रोथ में दिखाई देगा। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बनते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।